वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस मुल्क की सियासत इस वक्त इल्जामात, बयानात और नई सफबंदियों की कोशिशों गेंद जो है वो घूम रही है। कहीं रियासती इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें हैं तो कहीं बैनुल अक़वामी मीडिया में मुल्क का मनफी तासुर पेश करने की रविश अब भी जारी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ बानी पीटीआई गैर मुल्की जरीदे को मजमून लिखते हैं जिसमें वो मुल्की मामलात को ऐसे रंग में पेश करते हैं जो पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को डैमेज और उसके इमेज को बैरूनी सतह पर नुकसान पहुंचाता नजर आता है, जिससे वाज़े तासुर मिलता है कि अपने बयानिए को बैरूनी दुनिया में फ़रोग़ देने के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की जमात हुकूमत की मुश्किलात में इजाफे के लिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के क़याम के लिए जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन लगता यह है कि अपोजिशन जमातें भी तज़ब्ज़ुब और बेयकीनी का शिकार हैं। अपोजिशन इत्तेहाद का क़याम जो उसकी खबरें हैं वो तो बार बार सामने आ रही हैं, मगर अमली तौर पर अब तक कुछ वाज़े नहीं हुआ क्योंकि अब तक मौलाना फजल रहमान का जवाब नहीं आया है। मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात इस वक्त अहम किरदार जो है वो अदा कर रही है और सवाल अब भी वही है कि क्या मौलाना हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनेंगे या फिर कोई नई सियासी रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे। क्या JUIFA के लिए तमाम ऑप्शंस अब भी खुले हैं और सबसे अहम ये कि मौलाना का फैसला अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए किस हद तक अहम होगा। आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर जो है वो बात करेंगे। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। इरशाद आरिफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर एनालिस्ट हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब भी मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। अभी भी जो एक बैनुल अक़वामी जरीदे में जो एक एडिटोरियल छाया हुआ है, एक खान साहब ने जो है वो एक आर्टिकल लिखा है, उसके बाद दोबारा से ये बात हो रही है कि बार बार ये कोशिश की जाती है कि जो वेस्टर्न इदारे हैं या वेस्टर्न दुनिया है या जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो बाहर से हो सकती है, डिक्टेशन जो बाहर से ली जा सकती है, उस पर जो है वो ज़्यादा डिपेंड किया जा रहा है, ना कि ये कि अंदर से जो है वो एक्सपेक्ट किया जाए कि कुछ अपने लिए माहौल कुछ साजगार बनाया जाए, कोई पॉलिटिकल जो है चीज़ें करके कोई पॉलिटिकल डायलॉग कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर की जाए। अभी भी इन्हिसार लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, आपने जो इंट्रो दिया ना, आई रिस्पेक्टफुली स्ट्रांगली डिसएग्री विद द वर्ड्स यू हैव यूज्ड। ओके, ठीक है। आप ये कह सकती हैं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनेशनली उठा रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आज अगर गवर्नमेंट या आज अगर मैं कोई गलत काम करता हूं और आप मुझको मेरी चीज की निशानदेही करते हैं तो फिर आप मेरी हेल्प करते हैं, आप मेरे खिलाफ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने ये समझा हुआ है कि अगर मुझ पे क्रिटिसिज्म करेंगे देन यू आर माय एनिमी, यू आर नॉट माय फ्रेंड। ऑल्दो जो क्रिटिसाइज करता है वो आपका बेहतरीन दोस्त होता है, जो खुशामदी होते हैं ना, देखिए कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, अब इमरान खान क्या कह रहा है बेसिकली, अगर हम उसका वो चीजें कर रहे हैं, हर वो चीज कह रहा है जो इंटरनेशनल मीडिया खुद कह रहा है। मैं मिसाल दे देता हूं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन सब चीजों की वजह से, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हो, चाहे वो मीडिया के ऊपर ऑपरेशन हो रही हो, चाहे वो प्रोसिक्यूशंस हो रही हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ असेंबली को आर्टिकल 15, 16, 17 की पामाली हो रही हो, फॉर व्हाटएवर रीजन आप ये नहीं कह सकते चूंकि तुमने आज से तुम्हारे चाचा ने ये किया था तो तुम्हें भी मैं रड़ूंगा। ये वो भेड़िए और वो जो है ना वो लैम वाला, ये वो हिसाब किताब नहीं होना चाहिए कि अच्छा वो फिर अगर वो नहीं था तुम्हारा वो दादा हो गया, तुम्हारा बाप होगा तो आई विल ईट यू नाउ। ये वो चीज नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से हो रहा है। उसकी बेसिस पे जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, EIU कहलाता है, उन्होंने पाकिस्तान को, जो कि पिछले 15 साल से और उससे पहले मुशर्रफ के रिजीम में उनको नंबर दिए थे एज एन ऑटोक्रेटिक रिजीम, उससे पहले हाइब्रिड डेमोक्रेसी,
उसके बाद 15 साल हाइब्रिड डेमोक्रेसी, 2022 से 2024 के दरमियान में पाकिस्तान को फिर अथॉरिटेरियन रिजीम करार दे दिया, और मुशर्रफ के जमाने से बुरा अथॉरिटेरियन। मुशर्रफ को 3.92 दिया था, इनको 3.25 दे दिया था। 4 से नीचे अथॉरिटेरियन है, 4 और 6 के दरमियान में हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, 6 और 8 के दरमियान में आपकी फ्लॉट डेमोक्रेसी, 8 और 10 के दरमियान में आपकी फुल डेमोक्रेसी है। आपको पता है अभी 2025 में उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने और डाउनग्रेड कर दिया है, 2.7 या 2.8 पे चले गए हैं, 4 पॉइंट्स का और कम कर दिया। ये वजूहात क्या है? ये वजूहात इस वजह से हैं कि हम लोग बजाय अपने आप को ठीक करने के, हम लोग उल्टा, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर छोटा वर्कर भी कोई अपने यूनियन काउंसिल के लेवल पे या वार्ड के लेवल पे भी वो कोई एक्टिविटी करना चाहता है, पुलिस पहुंच जाती है पंजाब की और उनको अरेस्ट करना शुरू कर देती है। ये सारी चीजें जिस तरीके से हमने देखा हुआ है, ये कल परसों ये जो पता नहीं कोई 200 तस्वीरें खिंचवाई हैं और उसके अंदर पता नहीं 90 दफा ड्रेसेस बदले गए हैं और क्या चीजें की गई हैं, वो सारी चीजें, उसका फायदा किसको है? क्या आवाम को कोई फायदा है? आवाम को कोई फायदा नहीं है। मैं आपको देखें आज केपी में क्या अनाउंसमेंट हुई है। केपी में ये अनाउंसमेंट हुई है कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उसको कहा गया है कि जितने भी काइंड ऑफ हुकूमत की तरफ से वो FIR कटी थी लोगों के ऊपर कि जिनका कोई या गलत कटी थी या उनका कोई हल नहीं बन रहा, वो वापस ले लो, ताकि जजेस के ऊपर या जुडिशरी के ऊपर से बोझ कम हो और उन लोगों को तकलीफ ना हो। डॉक्टर साहब, वो तो मेरा ख्याल है अगर हम प्रोविंशियल कारकर्दगी को जो है वो भांपने जाएंगे या उसका कंपैरिजन करेंगे, वो एक हम डिफरेंट उसमें जो है वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूं, इन ऑर्डर टू ईज द ऑपोजिशन, इन ऑर्डर टू ईज द पीपल जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे होते हैं। बट इस वक्त खेलदास कोहिस्तानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर दिया है। खेलदास साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बट डॉक्टर साहब, एक चीज आपने जहां तक ये बात की कि जी जो चीजें मुल्क में हो रही हैं उसको सिर्फ उसकी निशानदेही हो रही है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बट डोंट यू थिंक प्रोपेगेंडा भी साथ हो रहा है? अब जब ये 26 नवंबर वाला हुआ, अब आप इसी शहर में रहते हैं जहां हम बैठे हैं उससे ज्यादा दूर नहीं, क्या यहाँ पे सड़कें जो हैं वो लालो लाल हो चुकी थी, खून से जो है वो नदी बह रही थी खून की, जो पिक्चर पेंट की गई वहां पे कंटेनर पर लगा कर, क्या ये हो रहा था? डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, गोलियां चली थी, आवाज आपने भी सुनी, इधर प्रोपेगेंडा हो रहा है। सुन ले, नहीं हाँ। सुन ले, लेट्स बी ऑनेस्ट ना। जी जी जी, मीडिया पे बैठ के सच तो बोल लेना, इतना तो कर सकते हैं ना। गोलियां चली, सब ने कहा, हामिद मीर ने कहा, तलत साहब ने कहा, हर एक ने, जो जिनके ऑफिसर्स पीछे, सब ने कहा गोलियां चली, ठीक है। अब गोलियां क्या कोई किसी की डेथ हुई है? 13 तो कंफर्म डेथ्स हैं, जिनमें से एक की जो वो है वो अमीर मकाम कहते हैं कि बिल्कुल हुई है, उनके इलाके के थे। सर, लेकिन क्या खून की नदी बह रही थी? सुन ले, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की तो बात ही नहीं थी ना, वो तो ब्लू एरिया में था। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू नहीं, जो आपने कंटेनर पे तस्वीर लगाई है वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की हो कि उधर वहां पे खून की जो है वो नहरें बह रही हैं। मेरी बात सुने, अगर एक बंदे की जान ली गई है ना, दैट इज टू मेनी ब्लड टू स्पिल। हाँ ठीक है, एक बंदे, ठीक है। मैं तिरमिज़ी की वो हदीस है, वो नंबर मेरे ख्याल में 1398 है या क्या है, वो इसलिए नाहक उसके बारे में, खून के बारे में, कत्ल के बारे में। देखिए हम लोग ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। और अगर फर्ज वर्ल्ड को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में आर्मी ने मैसेकर कर दिया, ये तो नहीं हुआ ना। नहीं, देखिए फर्ज करें, मुझे देखिए बहुत सारी चीजें एग्जैजरेट होती हैं, प्रोपेगेंडा होता है ना, उसको ही प्रोपेगेंडा कहते हैं। देखिए प्रोपेगेंडा बिल्कुल बाद लोग प्रोपेगेंडा जरूर करेंगे, वो इस चीज का फायदा जरूर उठाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम उनको मवाद भी तो दे रहे हैं ना, हम उनको रीजन भी तो दे रहे हैं ना। मैं गलत, मैं झूठ ना बोलूं, आप मेरे खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा करेंगे? सर देखें, बात शुरू हुई एब्सोल्युटली नॉट से, उसके बाद आप लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि ट्रंप साहब आएंगे, 20 के बाद जो है डेडलाइन उम्मीद नहीं थी। थी आपके लोग खुद कहते थे, आके खुद आपके लोग कहते थे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज याद रखें, मैं जो मर्जी कहता फिरूं, व्हाट मैटर्स इज दैट इमरान खान क्या कह रहा है, उसकी जात है ना। सर, आपकी लॉबी जो है वहां पे वो उनके साथ काम कर रही है ना, एक्टिवली जो है वो काम कर रही है। उसमें कोई बुराई है? नो, आई एम जस्ट सेइंग कि आस्किंग फॉर कि पाकिस्तानी हुकूमत पर जो है वो प्रेशर डाला जाए ताकि इमरान खान को रिलीज किया जाए। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। वजह ये है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इमरान खान को जुडिशरी रिहा करती है, वो कहती है ये केस खत्म है, इसको कर दो,
आप उसी दिन उनको आजाद नहीं करते, उसी दिन रात को 3, 4, 5 घंटे बाद उनके ऊपर एक नया केस डाल देते हो। इस दिस अच्छा, इस पे मैं नहीं कर, मैं इसमें मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो क्या करूंगा? उस पे ट्रम्प तो कोई आपके लिए कर नहीं सकता ना। ट्रम्प के साथ तो नहीं कर रहा। देखिए ओवरऑल इसी सिस्टम से नवाज शरीफ साहब को भी सजा हुई, उनको भी इससे रिलीफ। जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को देखिए, नवाज शरीफ जरदारी इन सबको रिलीफ जो मिला है ना, वो इस वजह से मिला है कि जब ये लोग हुकूमत में आए, आते साथ ही इन्होंने जो पहले 2 बिल पास किए हैं, वो दोनों बिल वो पास किए हैं कि जिनमें इनको रिहाइयां मिले। उससे पहले वो निकल चुके थे ना, नहीं निकले थे, हुकूमत में नहीं आए थे ना। हुकूमत में आने से पहले नो कॉन्फिडेंस किसी तरह तो किया था ना आपके खिलाफ। सुन ले मियां नवाज शरीफ कब आए थे? वापस नो कब आए थे? कॉन्फिडेंस के बाद आए थे। हाँ, लेकिन उनकी पार्टी तो यहाँ पे मौजूद थी ना, पार्टी को तो रिलीफ मिल रही थी, उससे पहले चले भी गए थे। सुने 22 ये तकरीबन 5 या 10 मई के बाद आए थे ना। उसके बाद अब ये देख ले कि जो नैब तरामीम बिल है ये कब के थे, ये इन्होंने जून में कर दिए थे। कहने का मतलब ये है कि इसी सिस्टम से जो है वो रिलीफ मिल रही है, बाहर से नहीं आ रही रिलीफ। मैं जरा खेलदार साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। खेलदार साहब, ऑपोजिशन पे तो हम तनकीद करते हैं कि ऑपोजिशन का जो और बिलखुसूस व्हेन वी से ऑपोजिशन पीटीआई का इस वक्त जो तर्ज सियासत है उस पर तनकीद होती है, बट हुकूमत भी सर अब अगर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक पीसफुल जो है वो कॉन्फ्रेंस है, ऑपोजिशन का हक है और उसमें सिर्फ पीटीआई नहीं है, बाकी पार्टीज भी हैं, और आप उस कॉन्फ्रेंस के बाहर जो है वो रेंजर्स खड़े कर देते हैं, आप पुलिस खड़ी कर देते हैं, तो आप भी तो दीवार से उनको लगा रहे हैं और आप मजीद उनको जो है उनकी मुश्किलात, उनकी डेस्परेशन में जो है वो इजाफा कर रहे हैं। आप फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब ये एक रिएक्शन तो आएगा। डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, पहली बात है, मैंने पाकिस्तान में टांगा पार्टियां देखी थी, मगर टांगा पार्टी अपोजिशन टाइप तो मैंने पहला देखा है। एक कमरे के लोग हैं, हमें ये बता दें, प्रूव करें कि हुकूमत ने इनको कोई रोका है या इनको कोई बुकिंग नहीं मिली है। अगर इनको बुकिंग चाहिए थी हमसे रब्ता करते हैं। पहले दिन बुकिंग मिल गई ना, अगले दिन नहीं मिली। ठीक है, ये जो कमरे जितनी अपोजिशन के लोग थे, वो असल में उनको और तो कोई रास्ता था नहीं। तो मीडिया में रहने के लिए झूठ की सियासत हमेशा इन्होंने की है, इल्ज़ाम की सियासत हमेशा इन्होंने की है। तो हुकूमत का कोई कदर नहीं है सियासी सरगर्मियों में। अगर हुकूमत करती तो कराची में ये सारे इंतशार के लिए आए थे, तकसीम के लिए आए थे। पानी जैसे एहसास मामले को सूबे और वफाक में तकसीम करना और इस इंतशार की सियासत करने के लिए आए थे। किसने रोका था इनको? सब सरगर्मियां हुई, कोई रोकथाम नहीं है इस मुल्क में। जमहूरी साहब, ये सिर्फ ना गुजारिश ये सिर्फ अगर पीटीआई का ये होती ना, कंप्लेंट होती, ग्रीवेंस होती, तो आप कह सकते थे। कल मेरे पास JUIFA से जो है वो मुर्तजा साहब बैठे हुए थे, उन्होंने भी यही बात की, और इस चीज के इसके जो मेजबान थे इस कॉन्फ्रेंस के, वो पीटीआई नहीं थी। सो हैविंग सेड दैट, पहले दिन जो है वो मिल गई, NOC मिल गई, उसके बाद अगले दिन जो है वो उनको कहा गया बकौल होटल इंतजामिया के हमारे पे बहुत प्रेशर है। सो ये चीजें तो करने दें उनको, अदरवाइज डेस्परेशन बढ़ेगी। पहले दिन जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है, उनके चेहरे भी, इनके जो रहनुमा मौजूद थे उनके पढ़ लें, देख लें, इनके पास क्या है इदारों के खिलाफ या कोई तकसीम की क्या बात करने के अलावा इनके पर ये क्या चाहते हैं अवामी हुकूमत के खिलाफ। मुझे बताएं, अवाम इनको कभी सपोर्ट नहीं करेगी जो ये चाहते हैं। दूसरी बात ये एक्सपोज होने दें ना, अवाम नहीं सपोर्ट करेगी, एक्सपोज होने दें, बहुत अच्छी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। आपके लिए तो और बेहतर है कि अवाम ने आपके कान, आपकी बात पर जो है वो कान नहीं धरे। ऑल द मोर बेटर फॉर यू। मैं ये कहता हूँ, अपोजिशन का काम है एहतजाज करना, इख्तिलाफ राय करना, हुकूमती पॉलिसियों पे बिल्कुल करें, हमें दिल खुश होगा। हम इनकी हम पे ये तनकीद करेंगे, हम इनको दिल से सुनेंगे। मगर जो सियासत पीटीआई की है, जो तर्ज सियासत पीटीआई की इंतशार की, फसाद की है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, एक जमहूरियत पसंद है, एक आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम में उसने इख्तिलाफ राय किया, हुकूमत ने उसको सुना, उसके इख्तिलाफ को दूर किया, और उनके पीटीआई की मंशा भी वो मौलाना साहब लेकर आए, और वो 26वीं तरमीम में इत्तफाक राय से हुई। तो मौलाना साहब अगर एहतजाज करेंगे, पुरअमन करेंगे, जलसा करेंगे, पुरअमन करेंगे। तो सर मौलाना की जमात ने किया ना, मौलाना की जमात जो है वो मुंतज़मीन में से जो है वो शामिल थी, उसके बावजूद उनको नहीं करने दिया। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मौलाना फजल रहमान कभी पीटीआई के सियासत का तर्ज का हिमायत नहीं करेंगे, ना उनकी एजेंडा पे, ना उनके
किरदार पे उनको सपोर्ट करेंगे। खेला मौलाना साहब, फिर तो आपको इनको और एक्सपोज होने देना चाहिए कि जी ये इनके साथ ऑपोजिशन भी खड़ी होने के लिए तैयार नहीं, एक्सपोज होए। एज लॉन्ग एज इंतजार नहीं फैला रहे, कोई पब्लिक की लाइफ को डिसरप्ट नहीं कर रहे, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। ऑपोजिशन तो एहतजाज करती है, पीसफुल एहतजाज हो तो कोई मसला नहीं है। आप गैल्प की रिपोर्ट पढ़ ले, अवाम का एतमाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, अपनी हुकूमत पे बड़ा है। सर वो एक और चीज है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑपोजिशन का हक है। मैं जरा इरशाद आरिफ साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। इरशाद आरिफ साहब, हुकूमत और आपने सुन भी लिया केलदा साहब जो कह रहे हैं, क्योंकि सारा जो फोकस है वो मौलाना पे है कि मौलाना साहब अगर ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी अ सक्सेसफुल, ये एक जो अपोजिशन का इत्तेहाद है एक सक्सेसफुल इत्तेहाद बनेगा और शायद गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। हुकूमत को ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि एक तो पीटीआई को कट टू साइज कर लिया है, मौलाना साहब जो हैं वो इनके साथ नहीं जाएंगे। दूसरी साइड पे पीटीआई जो है, पीटीआई के अब जिस मजमून की हम बात कर रहे हैं उस तरह की चीजें जारी हैं, प्रोपेगेंडा भी पीटीआई की तरफ से जारी है। इन सारी चीजों से इस मुल्क में जो चीज नहीं आ रही है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो बहुत जरूरी है। क्या आप नहीं समझते दोनों साइडों को एक एक स्टेप जो है वो बैक लेना चाहिए, एक एक स्टेप पीछे हटना चाहिए? देखिए, आइडियल सूरत हाल तो यही होती है। एक चीज़ मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब भी किसी मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन बाहम लड़ रहे होते हैं, एक तो उसका नुकसान जो है वो अवाम को हो रहा होता है, मुल्क को हो रहा होता है, इकानमी को हो रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत को भी अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए मौका नहीं मिल रहा होता। इज़्तिराब हो, हिजान हो, दंगा फसाद हो, अपोजिशन को तो फ़ायदा है उसका, क्योंकि हुकूमत की बदनामी हो रही होती है। हुकूमत सारी तवज्जो देखे ना, जो कुछ हम देख रहे हैं ख़ासतौर पर पंजाब में, कि जब आप सारी पुलिस और इंतज़ामिया को लगा देंगे अपोजिशन के ख़िलाफ़, तो फिर आपकी जो कारकर्दगी है वो पुलिस ने ज़ाहिर पुलिस के ज़रिए आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहाल रखनी है, बेहतर करनी है। इंतज़ामिया के ज़रिए आपने अवाम के दुखों का मुदावा करना है। अगर उनको आपने अपोजिशन के पीछे लगा रखा होगा तो आपकी कारकर्दगी मुतासर होगी। दूसरा ये है कि यही इस्लामाबाद की आप मिसाल दे रहे हैं कि अपोजिशन का काम तो हो गया, अपोजिशन ने इजलास करके मीटिंग करके भी हुकूमत के ख़िलाफ़ तकरीरें करनी थी, हुकूमत के बारे में ये तासुर उभारना था कि ये गैर जमहूरी हुकूमत है, अपोजिशन पर जुल्म हो रहा है, अपोजिशन पर ज़्यादती हो रही है, अपोजिशन के लिए कोई स्पेस नहीं है। वो आपने एक एनओसी के बहाने खुद ब खुद मौका फराहम कर दिया कि मीडिया ने देख लिया कि वाकई हुकूमत अपोजिशन जो कुछ कह रही है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो दुरुस्त कह रही है, उसमें कोई गलत बयानी नहीं है। तो अपोजिशन का काम तो बन गया, लेकिन हुकूमत को क्या हासिल हुआ मुझे आज तक नहीं समझ आ सकी। और ये सिर्फ इस हुकूमत का मामला नहीं है, माजी में भी हम पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है उसके 3 टारगेट होते हैं। नंबर 1, अदलिया अपनी मर्जी की हो, वो इंसाफ ना फराहम कर सके किसी को। मीडिया जो है अपनी मर्जी का हो, वो अवाम के मसाइल को उजागर ना कर सके, हुकूमत की गलतियों को नुमायां ना कर सके, जो लूट मार हो रही हो सरकारी सतह पर उसको अपने सफ़ात पर, अपनी स्क्रीन पर दिखा ना सके। और तीसरा उसका ये होता है कि अपोजिशन जो है वो उसके तमाम हकूक़ से महरूम कर दिया जाए, वो इस काबिल ही ना हो कि कोई मसला उठा सके। लेकिन आज तक किसी हुकूमत को कामयाबी नहीं हुई। बिलाखिर उसको मीडिया के बारे में भी अपनी राय बदलनी पड़ी, अदलिया के बारे में भी अपोजिशन में आगे कहना पड़ा कि आज़ाद अदलिया से मुल्क आगे चल सकता है, और अपोजिशन के बारे में भी। तो एक गलती बार बार दोहराने से कोई नतीजा हासिल नहीं हो सकता। और ये सबक कोई हुकूमत हासिल करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई माजी में ये काम हम कर चुके, हमारे मुखालिफ भी करके उनको भी नाकामी हुई, हमें भी नाकामी हुई। बाकी दूसरी बात जो आप, सॉरी टू इंटरजेक्ट, कथा कलामी की माफी, और हमारी पार्टीज जिस वक्त इक्तदार में होती हैं तो ये भूल जाती हैं कि जो उनकी पॉलिसीज जो वो इस वक्त एक्सरसाइज करेंगी ऑपोजिशन पर, कल को उनको इन्हीं का सामना जो है वो करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ है कि आज़ाद अदलिया, मैं आपको एक मिसाल दूं, मियां नवाज शरीफ साहब जब 97 में इक़्तिदार में आया, वो हैवी मैंडेट था, 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा उनको पे सीटें आई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 17 या 18 सीटें मिली थी पूरे पाकिस्तान में, और उस वक्त 2 जमाती निज़ाम था इस मुल्क में, तीसरी कोई जमात कुव्वत थी ही नहीं। तो वो हैवी मैंडेट के बावजूद उन्होंने पूरा जोर लगा लिया अदलिया को फतह करने के लिए, और एक अदलिया से लड़ाई उनकी शुरू हुई। कराची में उन्होंने समरी मिलिट्री कोर्ट कायम की, या समरी कोर्ट्स थी,
और वो चाहते थे कि 1 हफ्ते में 10 दिन में हो जाए, फैसला हो जाया करे। अच्छा, सज्जाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि जी ये काम हम अदालती सिस्टम के ज़रिए आपको फराहम कर सकते हैं, आप इस तरह की मुतवाज़ी अदालतें ना बनाएं। लेकिन मियाँ साहब मुसर रहे कि नहीं जी मैं तो बना के रहूँगा। बहरहाल वो कोर्ट ने उन अदालतों को कलअदम करार दे दिया। उसके बाद मियाँ साहब 12 अक्टूबर को खुद फंस गए। अगर खुदा ना खास्ता वो समरी कोर्ट्स मौजूद होती तो 1 हफ्ते में मियाँ साहब के साथ जो होती वो तारीख का हिस्सा होता। लेकिन वो उस सज्जाद अली शाह चले गए। सज्जाद अली शाह के हुक्म की वजह से, सज्जाद अली शाह के फैसले की वजह से मियाँ साहब उस समरी कोर्ट से बच गए और आम अदालत में, सजाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चला और जो हुकूमत चाहती थी नहीं हो पाया। लेकिन इसके बावजूद आज फिर वही कुछ हो रहा है। तो भाई माजी से मेरे ख्याल में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि जो ये विशियस साइकिल चलता है इससे निजात जो है वो मिले, क्योंकि कभी कोई उससे जो है वो कभी कोई उसके जो है वो ज़ेरे अताब होता है तो कभी कोई। ऑन दैट नोट एक छोटी सी जो है वो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस रमजान मैं भी सारे रोजे रखूंगी इंशाल्लाह। तू निगहबान है मौला, बेआस चेहरों की आस बन के आ गया, रहमान का चुना हुआ खास बन के आ गया। देख रहा है खुदा, सुनी गई तेरी सदा, देख तेरे दर पे निगहबान है आ खड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से इस रमजान भी 30 अरब रुपए की खतीर रकम से PSCR के शफाफ और मुस्तनद डाटा के मुताबिक कम आमदनी वाले 30 लाख घरानों के लिए फी खानदान 10,000 रुपए का निगहबान रमजान तोहफा उनकी दहलीज पर। निगहबान रमजान पैकेज के लिए अपनी अहलियत जानने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8100 पर SMS करें। नजदीकी पैगाम मौसूल होने पर द बैंक ऑफ पंजाब, अल्फा पे, HBL कनेक्ट और UBL ओमनी समेत 18,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बगैर किसी फीस कैश करवाए जा सकते हैं। किसी भी एजेंट की जानिब से रकूम में कटौती की सूरत में 08,000-2345 पर फौरी शिकायत दर्ज कराएं। फौरी कैश ट्रांसफर को यकीनी बनाने के लिए मुस्तहिकीन के BOP वॉलेट भी खोले जा रहे हैं, ताकि इस रमजान भी हर घर में सजे खुशियों के दस्तरखान। निगहबान रमजान, आपका हक आपकी दहलीज पर। वजीर आजम का अज़्म, रमजान की बरकत से कोई ना महरूम रहे। पाकिस्तान के चारों सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर के मुस्तहिकीन के लिए वजीर आजम की खसूसी हिदायत पर 40 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रमजान रिलीफ पैकेज को 7 अरब से बढ़ाकर 20 अरब रुपए कर दिया गया है, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 3 गुना ज्यादा है, जिससे मुस्तफीद होंगे 2 करोड़ से जायद मुस्तहिक अफराद। मिलेंगे फी खानदान 5,000 रुपए। ये पैकेज सिर्फ उन खानदानों के लिए है जो वफाकी और सूबाई हुकूमत के किसी और इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इंतजार की जहमत के बगैर 9999 से मालूमाती SMS मिलने के बाद इमदादी रकम की डिजिटल वॉलेट में शिफाफ मुंतकिली। रमजान की बरकत, सबकी शिरकत। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब, इस वक्त सारी आंखें जो फोकस्ड हैं वो मौलाना तरफ हैं, तमाम बिलखुसूस अगर PTI की बात की जाए।
मौलाना साहब इस इत्तेहाद को इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि मौलाना साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन फ्री फेयर नहीं हुए, उनका मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है। क्योंकि आई नो यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू दिस, बट मौलाना साहब इल्ज़ाम यही लगाते हैं कि मेरा केपी में मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है। 16 सीटों से 8 सीटें जो हैं वो हो गई, हमें कट टू साइज़ जो है, हमें कहा गया कि मौलाना को कट टू साइज़ करो। ये बातें वो उनके लोग और वो करते हैं। हैविंग सेड दैट, जो उनका सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त है वो ये है कि केपी में जो है वो 10 to 15% सीट्स का जो है वो ऑडिट कराया जाए। वो आप कराने के लिए तैयार नहीं हैं। एनी पर्टिकुलर रीज़न? देखिए, अभी मैं थोड़ा सा ज़रा टच करूंगा क्योंकि खेलदास साहब ने बाज़ बातें कह रहे थे तो मैं उसको ज़रा टच करूंगा। मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि झूठ, लेकिन गलत बयानी इस तरह है कि सरेआम है। आपको पता है, मुझे पता है कि पहले दिन क्या हुआ था, 3 जगहों पे बुकिंग हुई, 3 जगहों से वो लोग कैंसिल कर रहे थे, वो नहीं करने दे रहे थे। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एरिया है, बार एसोसिएशन उसके अंदर है, उस जगह पे रेंजर्स चले गए। फिर ये कहते मतलब ये इनके अंदर इतना वो है कि ये नेशनल टेलीविजन पे आके गलत बयानी कर रहे हैं। अब मौलाना साहब का रेफरेंस देते कि वो बिल्कुल जीरक है। मौलाना साहब आप क्या कह रहे हैं? मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई आप चोरी के मैंडेट पे आए हो, आपके पास मॉरल ग्राउंड्स ही नहीं है कि आप हुकूमत में बैठो। नहीं, उन्होंने हुकूमत, ये फेडरल हुकूमत का कहा है। उन्होंने कहा ओवरऑल। अच्छा, इनको आप देखें, पिलडार ने वो पटन ने बताया कि 64 नए तरीकों से धांधली की गई। इन्होंने उनका पतन का ऑफिस बंद कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड? मौलाना ने कहा है कि मैं इसलिए इनके साथ नहीं जाना चाहता कि इन पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनकी कमर में छुरा घोंपा है। मतलब दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने उनके साथ मुनाफकत की है, कहा कुछ है, यूज करके उनको अब्यूज करके उनकी स्ट्रेंथ पे इन्होंने अपना काम निकलवा के फिर निकल गए। ये है इस किस्म के, ये बेसिकली ये व्यापारी लोग हैं। बट डॉक्टर साहब, ठीक है, आगे मुझे जाने दे, मुझे एक जाने दे। जी। आपने वो मंसूर अली खान का प्रोग्राम देखा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ जो थे, और वहाँ पे ये क्या नाम है, पंजाब के वो स्पोक्स पर्सन भी उधर थे और साथ बाकी भी थे, आलिया हमजा भी थी, सारे थे। वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे? स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हमारे अंदर शऊर आ गया और हम लोग ये जो फैमिली डायनेस्टीज हैं हम उनको नहीं मानते। उन्होंने ये जिस तरीके से ये इश्तिहारात दिए गए, उन्होंने सरेआम उसके अगेंस्ट नफरत का इजहार किया है। और ये स्टूडेंट्स ने किया। एक स्टूडेंट जो बात कर रही थी, सारे स्टूडेंट्स उसको भरपूर तरीके से उसकी बात को दाद दे रहे थे। मींस वो उनके दिल की बात कर रही थी। अब मौलाना साहब ने जो कहा है कि जी हमें मैंडेट बिल्कुल उनका किया होगा। देखिए, मैंने भी कंप्लेन किए, उन्होंने भी कंप्लेन किए। अगर आप, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स देख लूं, केपी में मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने जो प्रोविंशियल असेंबलीज है ना, ये आपने लास्ट टाइम भी मुझे बताया था, बिल्कुल 20 उन्होंने की थी। 20 में से सिर्फ 5 जो है ना सर, लेकिन वो ऑडिट की बात केपी में सिर्फ कर रहे हैं। सुन लेना, मैं जरूर कराएं। अगर फर्ज करें वो कहते हैं 16 में से 5 वो चली गए, उनको दी गई है, 8 उनको नहीं दी गई ना। अगर 8 उनको मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता पीटीआई को। फिर ऑडिट क्यों नहीं करा? सुन ले, मैंने कब कहा कि नहीं कराते? नहीं, वो तो कहा है ना कि जब तक पूरे मुल्क में नहीं होगा तो नहीं होगा। सुन ले, एग्जैक्टली आप कराओ, हम करने को तैयार है। लेट्स डू इट, बिल्कुल ठीक है, लेट्स डू इट। हम तो मौलाना फजलुर रहमान ने पहले दिन जो तकरीर भी की थी उसमें उन्होंने कहा था कि इस मुल्क का जो हल है, और ये हर एक समझता है। देखिए, अगर मैं मानूं या ना मानूं, अगर मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूं तो फिर मेरा जो दारो मदार है ना, वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस पे होना चाहिए। अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होता तो फिर हमने देखा है, टांगा पार्टी की बात करते हैं, हमने तो गधा गाड़ी को भी आते हुए हुकूमतों में देखा है, बगैर किसी वो क्या कह सकते हैं उसको, ये नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे लोग ले आए हैं ऐसी पार्टियों को भी, हर चीज करते रहे। तो वो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी है। लेकिन क्या हमने वही हिस्ट्री रिपीट करनी है? अगर हमने वही हिस्ट्री रिपीट करनी है तो मुझे एक बात बताएं,
आपने जो कहा है कि ये गलत हो रहा है और सारी हुकूमतें कर रही है, बिल्कुल मानता हूं कर रही है। तभी तो बात ये थी कि पिछले 15 साल इनकी हुकूमत के अलावा 15 साल तक हम हमेशा हाइब्रिड डेमोक्रेसी में रहे हैं। हम नहीं सीखते ना, हम हाइब्रिड डेमोक्रेसी में आप पे इल्जाम लगा आरटीएस बिठाने का। देखिए आपने उसकी एक पार्लियामेंट्री कमीशन बिठा दी, एक मीटिंग हुई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने नून लीग के ऊपर कोई वो नहीं लगाया कि इन लोगों ने ये किया है। वो देखिए बात ये नहीं कर रहे, ये इलेक्शन कमीशन है, ये नहीं कर रहे, ये इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने इन हारे हुए को हमारा मैंडेट दिया। मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल अमेरिका में और पाकिस्तान में एक तरह की चीज हुई है। फर्क यह था कि वहां पे जो थी ना, वहां पे अदलिया भी आजाद है और वहां पे इलेक्शन कमीशन भी 2 नंबर नहीं है। सर बट मैं अगेन यहां पे भी प्रॉब्लम वही है कि जब आप पे इल्जाम था कि आरटीएस बैठ गया, आपने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा दी, उसकी एक मीटिंग हुई, उसके बाद उसका आगे कोई फॉलो कुछ हुआ ही नहीं। Does that mean अगर हमने गलत किया इसका मतलब है आज उससे ज्यादा गलत हो? Exactly, that's exactly what I'm saying. Two wrongs never make a right. Good. But this is exactly what I'm saying. हमारी पार्टीज नहीं सीखती, जो भी इख्तियार में होता है वो कहता है मैं स्कोर सेटल करूंगा अपना। उसकी वजह ये है, देखिए मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह ये है, टेम्परामेंट देखिए। अब अगर वो, क्योंकि नून लीग ये कहती है कि अगर ये करना है तो फिर ठीक है, 2000 आप इससे शुरू करें, 18 से शुरू करें, फिर अभी क्यों कर रहे हैं? 18 से शुरू करें, देखिए फिर 13 से करें ना, फिर उससे करें, फिर 71 से करें, फिर 54 से करें। देखिए बात ही हो जाती है, बात ही हो जाती है। देखो मेरी बात सुने ना, देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा स्टूपिड आर्ग्यूमेंट मैं जिंदगी में नहीं सुनूंगा कि आप आज से क्यों ठीक कर रहे हो। नहीं तो रेट्रोस्पेक्टिवली जाके करो। नहीं तो रेट्रोस्पेक्टिवली जाके जो है ये तो फिर ये तो सुन लेना। इससे ज्यादा बेहुदा एक मुझे कोई ये बताए कि जी मैं आज के बाद से नहीं, इट सूट्स यू डॉक्टर साहब। नहीं देखिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, देखिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मीठा मीठा आप करवा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2024 को करें। 2024 में ये लोग चोरी के साथ आगे डाका डाल के आगे। मैं कह रहा हूं कि अगर हमने इस मुल्क को स्टेबलाइज करना है, मुल्क को तरक्की देनी है, तो हमें बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल को ठीक करना पड़ेगा। वो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। मैं कह रहा हूं अगला जो इलेक्शंस आता है, जो जल्दी आना चाहिए, उसको अभी कर लो। क्यों? जब तक ये विश्व साइकिल खत्म नहीं होगा। बट माजरत के साथ ये तो ये है कि मुझे किसमें जो है वो फायदा हो सकता है। पिछला वाला आप ऑडिट नहीं कराना चाहते, अगला वाला आप कहते हैं कि अगला वाला आप कह रहे हैं कि जल्दी करा लो। काम करते हैं, लेट्स डू इट लाइक दिस। आप 2018 भी कर ले, ऑडिट कर ले, 2013 के भी ऑडिट कर ले, आपकी पार्टी 2024 का भी ऑडिट कर ले। मैं आपको बताता हूं, सारी चीजें गलत थी। उस वक्त का पिलडाट, उस वक्त का फैफन, सब यही कह रहे थे गलती। 2013 में भी यही कह रहे थे गलती है, 2008 में भी 2013 में तो कमिशन आ गई ना, आपने उसको मान भी लिया कमिशन। नहीं सुन ले, उन्होंने क्या कहा, कमीशन ने कहा है कि बेज़ाब्तियां हुई हैं। बेज़ाब्तियां क्या होती है? धांधलियां होती हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक ही किस्म की बेज़ाब्ती चारों हलकों में हुई थी। एक ही बेज़ाब्ती थी। बेज़ाब्ती क्या थी कि जो हारने वाला था उसके जो मार्जिन था, उसके जितने वोट कैंसिल किए गए थे वो जीतने वाले के मार्जिन से ज्यादा थे। तो वो अगर आप मुझसे पूछे, इट वॉज अ काइंड ऑफ सीरियल किलर काइंड ऑफ वो चीज के एक ही काम बार बार हो रहा है। अदालत ने उसको सिर्फ ये कहकर बेज़ाब्ती हुई है। 18 में भी इसी तरह बास जगहों पे हुआ है, बिल्कुल हुआ होगा बास जगहों पे, लेकिन 24 में तो हद हो गई ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 18 में नहीं होगा या 13 में नहीं होगा या 2008 में नहीं होगा या 96 में नहीं होगा या 93 में या 90 में। हमारे मुल्क में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हद हो गई है। वो मेरा ख्याल है एक नया जो है वो आप ये कह रहे हैं कि हर हद हो गई है। आप ये सोचिए कि वो कमिश्नर, जब कमिश्नर बाहर निकल के आके कहता है ये इन्होंने उसको पागल बना दिया। सर मुझे एक चीज बताइए, आई एम सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कमिश्नर साहब, उनका उस वक्त जमीर क्यों नहीं जागा जिस वक्त वो ये काम कर रहे थे? एकदम से इसका मतलब ये कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है, फर्ज करें मेरा कोई गलत काम किया है और उस करने के बाद मेरा जमीर जाग जाता है, आप कहते हैं नहीं तुम्हारा जमीर कभी नहीं जागेगा, तुमने गलत काम किया। उसमें फिर ये भी आ रहा था कि उनकी पोस्टिंग होनी थी, उनकी पोस्टिंग रुक गई, बहुत सारी और चीजें थी। वो फिर आपको पता ना जमीर इस मुल्क में क्यों डील हुई होगी ना, उसको कहा होगा कि तुम मेरे लिए गलत काम करते हो, उन्होंने डील नहीं की, उसका जमीर जाग उठा। यही होगा ना, उसने उनको एक्सपोज किया है। सर एक्सपोज नहीं किया, इसको ये बात एक्सपोज किया है। मैं जरा खेलदा साहब की तरफ चलती हूँ। खेलदा साहब, जो भी बात हो रही थी, डॉक्टर साहब उस पर कह तो रहे हैं कि जी ऑडिट करवा लें, लेकिन ऑब्वियसली जमात इनकी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका वही कह रहे हैं पूरे
पूरे मुल्क में जो है वो जब ऑडिट होगा तब करवाएंगे। मेरा ख्याल है आपका कॉन्फिडेंस भी यहीं से आ रहा है, क्योंकि मौलाना का गिला तो इनकी तरफ है। मौलाना कहते हैं कि इनको मैंडेट जो है वो हमारा दिया गया है, सो इसलिए आप समझते हैं बेल मंडे नहीं चढ़नी, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, इनफैक्ट शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं आप। देखिए, पहले मैं मेरे भाई का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि जी, यूथ प्लीज। जो है वो इस तरह बोल रही है, ये नुक्ते नज़र है। तो पहली बात ये कि जब ये तनकीद करते कि पाकिस्तान में ककदन है, जमहूरियत नहीं है, ये बात नहीं करनी दी जाती, अगर मीडिया पे पाबंदी है, अगर ये सब कुछ होता तो किसी का नुक्ते नज़र नहीं आता। तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत का हुस्न है, कोई भी नुक्ते नज़र। हाँ, ये ज़रूर है कि एक शख्स ने इस मुल्क के नौजवानों में जहर उगला है, झूठ और फरेब उनके जहनों में कोशिश की है, मुल्क के खिलाफ इंतशार की, सियासत के खिलाफ। तो ये ज़रूर वो काम 22 साल से करते आ रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि देखें, जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो हमें इनके एहतजाज से या इनकी सरगर्मियों से हमें कोई नुकसान है ना नफ़ा है। हुकूमत की जो कामयाब पॉलिसी है, मईशत जो बहाल हुई है, जो वजीर आजम साहब ने दिन रात काम किया है 2022 से लेकर आज तक, जिस तरह दुनिया का कॉन्फिडेंस हुआ है, हमारे दोस्त मुल्क जो इन्होंने नाराज किए थे वो वापस आए हैं, जिस तरह सरमायाकारी आ रही है, जिस तरह पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है, अवाम में जो हुकूमत पे एतमाद बढ़ा है, और जिस तरह मईशत टेक ऑफ कर गई है, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज टेक ऑफ कर गई है, जिस तरह महंगाई की शरह कम हुई है, तो हुकूमत का जो असल जो कॉन्फिडेंस है वहां से बढ़ा है। तो हुकूमत, क्योंकि ये कोशिश थी, और जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि सियासत के बजाय रियासत की तरजीह देता हूं और मैं सियासी कीमत अदा करूंगा, वो करने के बावजूद वो कीमत अदा की। मगर हमें खुशी ये, हमें फख्र ये है कि हमने पाकिस्तान को एक अच्छी सिमत की तरफ वापस मोड़ लिया है, उस मईशत को, उस जो मसाइल थे। और पाकिस्तान के अवाम, आप में डॉक्टर साहब देखें, जब हमने मुश्किल फैसले किए थे तो पाकिस्तान की ये अवाम थी, इन्होंने महंगा पेट्रोल लिया, महंगा डॉलर, जो भी महंगाई है 38% महंगाई पाकिस्तान की अवाम ने कबूल की। वो सड़कों पे नहीं निकले, वो इनके इंतजार के लिए नहीं निकले, उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ पे एतमाद किया, हुकूमत पे एतमाद किया। उनको पता लेकिन है सर कि फिर उसके बाद 8 फरवरी भी आया ना, और वहां पे जो है वो रिजल्ट हम सबके सामने हैं। मतलब आपके अपने लोग यू वर रियली शॉक्ड के किस किस्म के रिजल्ट जो है 8 फरवरी को निकले। मैं ये कह रहा हूं, तो उसके कॉस्ट तो पे की आपने। पार्टी में हमारी सियासी नुकसान जरूर उठाए, मगर अगर पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है। तो आज अगर हम दोबारा इस मुल्क को उस तरफ लेके गए हैं, तो ये जदोजहद, ये कुर्बानी है हमारी लीडरशिप नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, और पाकिस्तान से मुखलिस हमेशा उन्होंने दयानतदारी से काम किया है। तो हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अवाम है। हुकूमत में आज हम हैं, कल नहीं होंगे, कोई फर्क हम पे नहीं पड़ता। मगर पाकिस्तान की अवाम ने हमें हमेशा 3 दफा नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, 2 दफा शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया। चले मैं जरा आप केंद्र साहब पॉइंट आ गया, मैं जरा इरशाद आरिफ साहब से मैं डॉक्टर साहब मुझे एक मिनट दे दे। देखें, पाकिस्तान की आप हिस्ट्री निकाल लें, अगर तरक्की और खुशहाली का अगर दौर होगा वो नवाज शरीफ का होगा, वो मुस्लिम लीग नून का होगा, वो मुस्लिम लीग नून की टीम है, वो उनके काबिल लोग हैं। तो बाकी के पॉइंट आपका आ गया। इरशाद आरिफ साहब, क्या इस वक्त जो हुकूमत को जो कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, वो अपनी अच्छी इकोनॉमिक कारकर्दगी की वजह से है, या फिर ये है कि मौलाना और पीटीआई का जो इत्तेहाद है वो एक गैर फितरी इत्तेहाद है, इस वजह से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है? और क्या आपको जो ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस है, ये इनका इत्तेहाद टेक ऑफ करता नजर आता है? देखिए, पाकिस्तान में जो इत्तेहादों की और कामयाबी की जो तारीख है वो ये नहीं है कि वो इत्तेहाद अगर बन जाएं। पीडीएम बना था, वो बिगड़ गया था, वो टूट गया था, दोबारा उनको इकट्ठा किसने किया ये सबको मालूम है। ये इत्तेहाद भी जब बनना होगा या किसी की ख्वाहिश होगी उसी दिन बन जाएगा। हमारी तारीख तो ये है। और हुकूमत का कॉन्फिडेंस ना अवाम के एतमाद की वजह से, ना अपनी कारकर्दगी की वजह से है, उस मुश्तरका दुश्मन की वजह से है, जो इस वक्त तक मुश्तरका दुश्मन है। जिस दिन वो मुश्तरका दुश्मन ना रहा, उसके बाद कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा और कोई कारकर्दगी नहीं होगी। ये भी हमारी माजी की तारीख है। इसलिए हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि इक़्तिदार में वो जैसे तैसे आ गए, कौन जीता कौन हारा ये छोड़ें,
उनका फर्ज दो बनते हैं। नंबर वन तो ये है कि वो जमहूरियत को बहाल करने की कोशिश करें, सियासतदानों की जो स्पेस छिन गई है उसको वापस लाने की कोशिश करें। मुल्क के अंदर जो है मुज़ाकरात के ज़रिए, मुफाहमत के ज़रिए सियासतदान इकट्ठे होकर कोई लाहे अमल बनाएं और आगे चलने के लिए कोई मिसाक जमहूरियत टाइप कोई ऐसी दस्तावेज सामने आनी चाहिए या ऐसा इत्तेफाक रहना चाहिए कि अब मामलात जो हैं या मुल्क के अवाम के मसाइल जो हैं वो हल कदा कलामी की माफी, क्या आप नहीं समझते कि एक बड़ा ऐसा मौका है हुकूमत के लिए भी, क्योंकि इस इत्तेहाद में शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग जो हैं वो शामिल होने का सोच रहे हैं, तो एक वो विंडो पीटीआई के साथ भी खोली जा सकती है। सो ना कि ये कि इनको दीवार से लगाया जाए, इसका एडवांटेज लें। बिल्कुल, देखें हुकूमत, जो मैंने इब्तिदा में अर्ज किया था कि हुकूमत अगर इस बात पे खुश होगी कि अपोजिशन मुत्तहद नहीं हो रही, वो किसी दिन मुत्तहद हो जाएगी। अगर ये समझेंगे कि जी हमेशा हमें वो पुष्टपनाही हासिल होगी तो ये हमेशा के लिए नहीं होगी। आपको कुछ करके दिखाना है तो करके दिखाने के लिए जरूर आपके पास स्पेस होगी तो आप कुछ कर दिखाएंगे। अगर आप मीडिया को मिसमार करके, अदलिया को मिसमार करके, अपोजिशन को मिसमार करके ख्वाब देख रहे हैं कि आप हुक्मरानी करेंगे और आप मुल्क में दूध शहद की नहरें बहाएंगे, तो ना ये पहले हुआ है ना आइंदा होगा। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान ना चीन है, ना शिमाली कोरिया है, ना ईरान है, ना सऊदी अरब है, ये पाकिस्तान है। यहाँ जमहूरियत के लिए अवाम की एक जद्दोजहद की तारीख है और ज़्यादा अरसे तक लोग जो हैं इस तरह के निज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसमें उनकी शिरकत ना हो, उनकी भरपूर शिरकत ना हो, जहाँ उनकी मर्जी ना चल सके, वो निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चलता। अच्छा डॉक्टर साहब, जो भी इरशाद साहब बात कर रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कोई होना चाहिए, अब एक चीज़ तो तय है कि ना वो जो है वो इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे हुकूमते वक्त, ना जो है वो पिछला वाला आप उसके हक में होंगे कि 18 वाला जो है। इनफरादी कैपेसिटी में एक और बात है जो आप भी बात कर रहे थे कि किस तरह ये इंश्योर किया जाए कि 2030 में भी मैं और आप बैठ के ये डिबेट ना कर रहे हो। इसके जो बेसिक हल है ना, वो आपके अंदर का खौफ है। जिस इंसान को खौफ होता है ना, देखिए मैं आपको पहले मैं कहना चाह रहा था, वो आप लोगों की पर्सनालिटी को जज करें और आपको पता चलेगा कि वो किस किस्म का आदमी है। जो मेरिट वाला आदमी होता है ना, जैसे गवास्कर कह रहा था कि मेरे 10,000 रन्स बने इमरान खान की वजह से, क्योंकि 85-86 में इमरान खान ने उसे कहा कि इसने इमरान खान को कहा कि मैं रिटायर होने लगा हूँ। उसने कहा तुम रिटायर नहीं होना, हम अभी आ रहे तुम्हारे मुल्क में आ रहे और तुम इंडिया में आकर इंडिया को हराना चाहते हो। ये इमरान खान गवास्कर को कह रहा है और कहते हैं अगर तुम ना हुए तो फिर वो टीम नहीं होगी। मतलब जो उनका सबसे अच्छा बैट्समैन है उसको कह रहा है तुम होगे तो हराने का मजा आएगा। क्लैश ऑफ टाइटंस, मतलब क्लैश ऑफ टाइटंस नहीं, ही वांट्स टू हैव अ मैरिड पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम। और कहते हैं मैंने उसे कहा कि अगर ठीक है तुम ना आए तो मैं रिटायर कर लूंगा, लेकिन वो फिर आ गए और कहते हैं उस वजह से मेरे 10,000 रन हो गए। वो श्रीकांत था, कौन था कि जिसने कहा था कि जिसने आउट नहीं माना था और उसमें पाकिस्तान के जीतने एट स्टेक था, इमरान खान ने उसे कहा वापस आ जाओ और फिर अगली बॉल में आउट कर दिया। देखिए जो मैरिट वाले लोग होते ना, उनके अंदर खौफ नहीं होता। गलतियां वो भी करते, मैं ये नहीं कह रहा गलतियां नहीं करते। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने गलतियां नहीं की? जरूर की होंगी, लेकिन क्या हम लोगों ने उन गलतियों तो सीख कर अपना स्टांस, अगर इमरान खान स्टांस ना बदलता, अगर इमरान खान जो कहा जाता, जिस तरीके से वो मरियम नवाज ने कहा था कि मुझे तरीका आता है हाथ जोड़ के माफी मांग के जूते पॉलिश करना, तो उन्होंने जरा ज्यादा जूते पॉलिश कर दिए होंगे। सब कुछ मिल गया, तरीका तो इनको आता था। नहीं, आप कह रहे हैं कि ज्यादा खान साहब ने पॉलिश किया और इधर इन लोगों ने किए। अब ये तरीका तो ये बता रही थी ना, अभी भी जो है वो खान साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करना चाहते हैं। इमरान खान He still wants to involve them in politics. अगर इमरान खान, ये याद रखिए, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। अगस्त 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आई। जस्ट आप लास्ट मिनट है हमारे पास, क्विकली कंप्लीट करें। ठीक है जी। 2019 जनवरी फरवरी में आपके जो बाजवा साहब थे और फैज अमीर साहब थे, ये इन सारे ऑपोजिशंस के साथ मिलकर कह रहे थे कि हम इमरान खान को पंजाब से हटाते हैं, आप लोगों को लेकर आते, फेडरल से इस तरह करते वो करते। 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर
उसके बाद भी आपने एक्सटेंशन दी 6 महीने के अंदर, सुन ले 6 महीने के अंदर, ताहयात भी देने के लिए 6 महीने के अंदर दे वर ऑलरेडी डूइंग दैट थिंग, और हमसे कुछ और, इनसे कुछ और, सारे कुछ और। सो बेसिकली ये याद रखें, अगर इमरान खान ने वो सारी बातें करनी होती जो इन लोगों की कह रहे हैं, ये जिस तरीके से कह रहे हैं, इमरान खान आज हुकूमत में होता। सर मसला ये है कि खान साहब अब जो इस वक्त जो सारा क्रेडिट था वो खान साहब कहते हैं मेरा था, जो डिस्क्रेडिट था वो कह रहे थे अब निकल के हुकूमत के बाद उन्होंने कहा जी मिलिट्री का था। उसी आर्मी चीफ को इन जाने के बाद भी, सर जाने के बाद भी ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर की, जाने के बाद भी वो खुद कहते हैं सर वो तो गलत कर लिया ना, मान लिया। उसके बाद जिस वक्त आप हुकूमत से निकल गए उस वक्त उसी आर्मी चीफ को आप ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। नहीं, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। वो ये नहीं कह रहे थे, उन्होंने कहा था अगर यही सब कुछ तुम करना था तो तुम उस वक्त कर लेते। एक बनी बनाई हुकूमत को क्यों हटा रहे थे? देखिए उनके हटाने से, देखिए 6.2 GDP came down to minus। कोहिस्तानी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्विकली सर, उसके बाद मुझे क्लोज करना है प्रोग्राम। खेलदा साहब। भाई जो हैं वजीर आला मरियम नवाज साहबा, जो 12 करोड़ अवाम की चीफ एग्जीक्यूटिव है, वजीर आला जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैं भी अगर चाहूं तो मुझे भी अच्छी गाली देनी आती है, मगर मैं इनको बताऊं कि मरियम नवाज साहबा से आपको खौफ है, फोबिया है। मगर आप देखें हजारों नौजवान उनके प्रोग्राम में आते हैं, उनको पसंद करते हैं, और जिस तरह वो पंजाब की खिदमत कर रही है, तो बात यह है कि ये इस किस्म की गुफ्तगू का मैं भी जवाब दे सकता हूं, मगर इनके पास कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है जो पौने 4 साल की हो, या अपोजिशन की भी कोई कारकर्दगी के ये एल नहीं है। ये शख्स कहता है कि ये कहते हैं कि ये बूट चाट है। आप अभी भी जिस तरह आपने इनको कहा, ये आज भी चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करें, हमें गैर आईनी तरीके से इख्तिदार में बिठाया जाए, क्योंकि ये हम 2018 में भी इससे थे ना, इनको ऐसा जनरल फैज जैसा बंदा मिल रहा है, ना कोई और कोई सपोर्ट मिल रही है। इस वक्त इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ पूरी इन्होंने खेलदा साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। खेलदा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इरशाद आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन एंड में ये जरूर कहूंगी, इस तरह इरशाद साहब भी बात कर रहे हैं, जो बात हो रही है कि वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। वही गलतियां बार बार करके एक विशेष साइकिल में अगर हम चलते रहे, 2030 में भी यही प्रोग्राम, इसी नौयत के प्रोग्राम जो हैं वो हो रहे होंगे। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेस प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।